हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है ना, उनके मैकेनिज्म का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिया विधि पढ़ा दी थी। तो उसके बाद इस चैप्टर में जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है आपका लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लकड़ी का भंजक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। तो क्लास 11th में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पढ़ाया जाता है। भंजक आसवन विधि वो होती है जहां पर किसी भी द्रव को, किन्हीं भी लिक्विड को, यानी दो द्रव जब आपस में मिले हुए होते हैं तो उनको अलग करने के लिए, है ना, अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। किसी को टेम्परेचर यानी तापमान के द्वारा अलग कर लिया जाता है ना। यानी जब किन्हीं द्रवों के जो लिक्विड होते हैं, जैसे लिक्विड है कोई पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं। यानी अलग अलग क्वथनांक पर द्रवों का क्वथनांक अलग अलग होता है, तो उनको गर्म करते थे, हीट करके उड़ जाते हैं और दूसरे द्रव को पहले में एक द्रव से निकाल लिया जाता है आसानी से। तो वहां डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको केवल एल्कोहल के विषय में जानना है कि लकड़ी के भंजक आसवन से एल्कोहल कैसे प्राप्त होती है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ कि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण, है ना। अब देखिए इस जो थ्योरी है, इस टॉपिक का एक छोटा सा डायग्राम भी होता है ना। डायग्राम क्या है वो अभी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। एग्जाम में बनाना चाहें तो एग्जाम डायग्राम बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाएंगे तब भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डायग्राम कहीं बहुत कम ही मिलता है, कहीं अक्सर मिलता नहीं बना हुआ, है ना। इंपॉर्टेंट पहले डायग्राम ज्यादा होता था, अब इतना ज्यादा डायग्राम नहीं बनाया जाता है ना। तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा उसको। चलिए, सर्वप्रथम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी लकड़ी, देखिए लकड़ी से वन प्राप्त करना है ना। तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को लोहे के, है ना, रिटार्ट में रखकर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि पहले लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को काट लिया जाएगा, है ना। उन टुकड़ों को भर दिया जाएगा एक लोहे के पात्र में, जिसे लोहे का रिटार्ट कहते हैं, है ना। लोहे का कंटेनर टाइप में बना होगा, उसमें भर लेंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति का मतलब क्या है कि उसका मतलब यह है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन करवाते हैं तो कोई पदार्थ पूरी तरीके से जलता नहीं है ना। तो यही करवाना है। तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो कई सारे उत्पाद मिलेंगे। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट देखिए लिखा है आपका काष्ठ गैस। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, और गैस का मतलब तो गैस है ही, यानी लकड़ी से प्राप्त होने वाली गैस। तो देखिएगा, लकड़ी के भंजक आसवन से विभिन्न गैसें, यानी लकड़ी के भंजक आसवन से विभिन्न प्रकार की गैसें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? जैसे मीथेन, एथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां पर कर लीजिएगा कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी गैसें प्राप्त होती हैं। सभी का नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो CO2 हो गया, आदि प्राप्त होती हैं, जिन्हें काष्ठ गैसें कहते हैं। तो लकड़ी का जब भंजक आसवन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गैस प्राप्त होती है, जैसे मीथेन है, इथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके जैसे गैसें प्राप्त होंगी, इन गैसों को कहते हैं काष्ठ गैसें। ठीक। उसके बाद लिखा है कि काष्ठ कोयला। अब देखिए काष्ठ कोयला क्या? लकड़ी के भंजक आसवन के बाद अवशेष बचे काले पदार्थ को काष्ठ कोयला कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। आपको भी पता है, क्या पता है कि जब लकड़ी का इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब यह है अपूर्ण दहन या अपूर्ण ऑक्सीकरण। आप देखते घर में लकड़ी जलाते हैं, है ना, जलने के बाद क्या है, उस लकड़ी को बुझा दिया जाता है जब, तो वहां पर उस लकड़ी से आपको क्या मिलता है? फिर कोयला प्राप्त हो जाता है। लकड़ी पूरी तरीके से जलती नहीं है ना। जैसे मान लो कोई बड़ा सा लकड़ी का बोटा है ना, लकड़ी का कोई लट्ठा है, उसको जलाया और उसको राख बनने से पहले आपने उसको पानी डाल करके बुझा दिया, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? कोयला। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है
कि यहाँ पर अपूर्ण दहन होगा और उसके बाद जब अपूर्ण दहन होगा पूरी तरीके से लकड़ी जलेगी नहीं तो लकड़ी का कोयला बनेगा, जाहिर सी बात है। और लकड़ी पूरी तरीके से जलेगी नहीं तो लकड़ी का बन जाएगा कोयला, और वही कोयला बच जाएगा जिसे कहा गया है काष्ठ कोयला। इसका प्रयोग, अब कोयले का उपयोग भी देखते हैं ईंधन के रूप में किया जाता है कि नहीं? तो वही यहाँ पर लिखा है कि बचे हुए काले पदार्थ को काष्ठ कोयला कहते हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, यानी इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। तो ये दो स्टेप आपके हो जाते हैं, एक काष्ठ गैस, एक काष्ठ कोयला है ना। अभी मैंने आपसे बताया कि आप इसका डायग्राम, तो डायग्राम भी देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें साइड में क्या है, लोहे का रिटार्ट है। लोहे के रिटार्ट में आपकी क्या है, लकड़ी की छीलन काट करके लकड़ी को इसी में भर दिया जाता है लोहे के रिटार्ट में। उसके बाद इसमें देखिए ऊपर की ओर एक संघनित्र बना हुआ है। संघनित्र का काम क्या होता है, संघनित्र का काम होता है कि किसी भी गैस को, यानी गर्म गैसों को ठंडा करना, है ना। ये पदार्थ यानी वाटर की है जो वाष्प है, वेपर है, ये सब बनेंगे, उनको लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करना संघनित्र का काम होता है, यानी गैसों को लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करना यहाँ पर काम होगा इसका। उसके बाद सामने देख भी रहे हैं कि पास में लिखा हुआ काष्ठ गैसें, ऊपर की ओर चिमनी लगी हुई है, उससे बेकार वाली गैसें निकलती हैं बाहर की ओर, है ना। उसके बाद नीचे ही जस्ट देखिएगा लिखा है सेटिंग टैंक। तो सेटिंग टैंक में नीचे लिखा है पायरोलिग्नियस अम्ल, है ना, यानी इन सभी में अगला एक चीज जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल, है ना। इस डायग्राम में देखिए सेटिंग टैंक में लिखा पायरोलिग्नियस अम्ल, तो पायरोलिग्नियस अम्ल इसके अंदर बनेगा, है ना। और इसी पायरोलिग्नियस अम्ल से हमें मिथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त होगा उसका प्रोसेस इसके जस्ट आगे है ना। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा प्रोडक्ट होगा, उसमें कई सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, दो हेडिंग मैंने करवा दी, तीसरी हेडिंग आएगी पायरोलिग्नियस अम्ल। तो देखिएगा लिखा है कि पायरोलिग्नियस अम्ल। अब ये पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है, अभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था कि सेटिंग टैंक में एक द्रव भरा हुआ था जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें लिखा कि सेटिंग टैंक में उपस्थित लाल भूरे द्रव को, यानी सेटिंग टैंक में उपस्थित लाल भूरे द्रव को क्या कहते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं, यानी लाल भूरे द्रव को पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। अब ये पायरोलिग्नियस अम्ल में आखिर क्या होता है, तो देखिएगा आगे लिखा कि इसमें निम्न पदार्थ होते हैं, कई सारी चीजें होती है इसके अंदर। कौन कौन सी, पहला है आपका एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड CH3COOH कितना होता है, तो 8 से 10% एसिटिक अम्ल। दूसरा CH3OH मेथिल अल्कोहल कितना है, 3 से 4%। उसके बाद CH3COCH3 कितना है, तो ये है आपका 2 से 3%, यानी CH3COCH3, तो ये है आपका एसीटोन। एसीटोन कितना है, 2 से 3%। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल है और आपका मेथिल अल्कोहल है और आपका एसीटोन है। तो तीन चीजें मिली होती हैं इस लाल भूरे द्रव के अंदर, जिसको कहा जाता है पायरोलिग्नियस अम्ल, है ना। यानी इन तीनों को क्या कहते हैं, इन तीनों को कंबाइंड रूप से कहेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल, है ना। इसके अंदर कौन कौन सा है, तो आपका एसिटिक अम्ल है, मेथिल अल्कोहल है, एसीटोन। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या प्राप्त करना है, मेथिल अल्कोहल, यानी हमें इसमें से ये निकालना है। आपको ये चाहिए, इन दोनों को हटाना है ना। तो इन दोनों को हटाने के लिए, यानी आपका एसिटिक अम्ल और एसीटोन, इन दोनों को हटाने के लिए हमें कई सारे स्टेप करना पड़ता है। इसके बाद, है ना, तब जाकर के क्या होता है कि इस द्रव के अंदर से एसिटिक अम्ल और एसीटोन दोनों पृथक हो जाएंगे और मेथिल अल्कोहल को अलग करके प्राप्त कर लिया जाएगा, है ना। तो ये है आपका पायरोलिग्नियस अम्ल। क्या होता है, कौन कौन से पदार्थ हैं, कितनी कितनी मात्रा में होते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद चौथा क्या है, चौथा देखिएगा लिखा है कोल तार, है ना, ये लिखा हुआ है कोल तार। कोल तार का मतलब इसको ये है कि एक काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, उसको कोल तार, जो कि कोयले से मिलकर के बना होता है। कोल का मतलब है कोयला होता है ना। चलिए तो देखिए सेटिंग टैंक में पायरोलिग्नियस अम्ल के नीचे उपस्थित काले गाढ़े एवं चिपचिपे द्रव को कोल तार कहते हैं। यानी सेटिंग टैंक में पायरोलिग्नियस अम्ल के नीचे काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, जिसको कोल तार, अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, डामर, जिससे सड़क वगैरह बनाई जाती है, तो वो आपका क्या है, कोल तार। तो उसी के जैसा बिल्कुल होता है, वही है ही कोल तार,
है ना। तो ये हो जाता है आपका। तो इस प्रकार से 3 और 4 आपके ये भंजक आसवन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो पायरोलिग्नियस अम्ल जो प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए मिथिल एल्कोहल उपस्थित है। अब इसमें से मिथिल एल्कोहल कैसे निकाला जाएगा, इन स्टेप्स को आपको पढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पायरोलिग्नियस अम्ल से मिथिल एल्कोहल कैसे निकालेंगे उसके स्टेप्स का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। उसके बाद का स्टेप देखिएगा क्या कहता है। तो यहां पर देखिए लिखा है कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मिथिल एल्कोहल का पृथक्करण। देखिए हमें पायरोलिग्नियस अम्ल मिल गया था। अब उस पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 चीजें थी, कौन कौन सी, एसिटिक अम्ल था, मिथिल एल्कोहल था, एसीटोन था। तीनों चीजें मिली हुई है उस मिश्रण के अंदर, उस विलयन के अंदर। अब उन तीनों में से आपको मिथिल एल्कोहल को निकालना है, बाकी दोनों को अलग हटाना है। तो करना क्या पड़ेगा, तो करने के जो चरण है, जो स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए उनका डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट लिखा कि सर्वप्रथम पायरोलिग्नियस अम्ल को शुष्क बुझे चूने पर प्रवाहित करते हैं, जिससे एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग हो जाता है। इसका आसवन सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा करने पर तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखिए उसके अंदर सबसे पहले एसिटिक अम्ल को कैसे दूर किया जाएगा, तो उस पायरोलिग्नियस अम्ल को शुष्क बुझे चूने पर, बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है, तो बुझे हुए चूने पर प्रवाहित करेंगे, जिससे जो एसिटिक अम्ल है वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग हो जाएगा। तो पहला कंपाउंड तो अलग हो गया, एसिटिक अम्ल उसके अंदर था। पायरोलिग्नियस अम्ल को शुष्क बुझे चूने पर प्रवाहित कर दिया, और शुष्क बुझे चूने पर प्रवाहित करने के बाद बन गया कैल्शियम एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग हो गया। अब उस कैल्शियम एसीटेट को ले जाएंगे और उसको बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा बाकी शुद्ध करेंगे, जाकर के तनु करके वहां पर निकालेंगे उसको एसिटिक अम्ल को। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 देखिए लिखा अब प्राप्त मेथिल एल्कोहल और एसीटोन, ये फार्मूला लिखा होगा, आप नाम भी लिख सकते हैं। तो एसीटोन के मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लिया जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि जो मेथिल एल्कोहल है, अब उस विलयन के अंदर कौन बचा, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन। अब इन दोनों को कैसे अलग किया जाएगा, तो इनको अलग किया जाएगा प्रभाजी आसवन के द्वारा, है ना। प्रभाजी आसवन में कैसे किया जाएगा, तो आगे लिखा हुआ है, देखिए नंबर 3 देखिए लिखा कि प्रभाजी आसवन के प्रथम प्रभाज में एसीटोन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसका शोधन सोडियम बाइसल्फाइड द्वारा किया जाता है। कह रहा कि जब प्रभाजी आसवन करेंगे तो प्रभाजी आसवन 2 चरणों में होता है। पहले वाला प्रभाज देखिए मिश्रण के अंदर, यहां पर समझ लीजिए, जैसे मान लिया ये मिश्रण है, इसके अंदर आपका एसीटोन है CH3 COC3, और दूसरा आपका क्या है, आपका मिथिल एल्कोहल है। इस विलयन के अंदर एसीटोन है और मिथिल एल्कोहल है, दोनों घुले हुए हैं मिश्रण के अंदर, है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, एसीटोन देखिए लिखा है, एसीटोन का क्वथनांक कितना है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका क्वथनांक है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्वथनांक कितना है, इसका क्वथनांक होता है 64.7, यानी 64 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है और 56 डिग्री इसका क्वथनांक है। अब मिश्रण को एक पात्र में भर लिया गया है। अब उसको जानते क्या करेंगे, वहां से हल्का हल्का गर्म करना चालू करेंगे। तो टेम्परेचर देखिए, ये जो क्वथनांक दिया गया है इसका मतलब ये है कि इतना टेम्परेचर, जैसे इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब ये है कि अगर एसीटोन को 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल गया तो वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। अगर 64 डिग्री टेम्परेचर मेथिल एल्कोहल को मिल जाए तो ये वाष्प बन करके उड़ जाएगा। भाई क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक का मतलब तो यही होता है कि नहीं, कोई पदार्थ जिस टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ कर देता है, वाष्प या गैस के रूप में बदलना प्रारंभ कर देता है, वो उसका क्या होता है, क्वथनांक है कि नहीं। जल का क्वथनांक कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वैसे यहाँ पर एसीटोन का क्वथनांक कितना है 56 डिग्री और इसका कितना है 64 डिग्री। तो पहले कौन उबलेगा, किसकी वाष्प बनेगी, तो पहले आपका ये उबल जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो बाद में आएगा।
भाई टेम्परेचर 0 से चालू होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, तो पहले संख्या कौन पड़ेगी 56 डिग्री। तो पहले ये एसीटोन क्या है, गैस के रूप में उड़ेगा, है कि नहीं। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि प्रथम प्रभाज में एसीटोन की मात्रा अधिक होती है क्योंकि इसका क्वथनांक 56 डिग्री होता है। यानी जब पहले उसको गर्म करेंगे तो एसीटोन की मात्रा ज्यादा, क्योंकि एसीटोन का टेम्परेचर कितना है 56 डिग्री, और टेम्परेचर जैसे 56 डिग्री पहुंचा वैसे ही मिश्रण में से एसीटोन गैस बन करके उड़ने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। तो मात्रा किसकी ज्यादा प्राप्त होगी, आसवन के बाद पहले प्रभाज में एसीटोन की। उसके बाद 56 के बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब कौन उड़ना चालू होगा, आपका मेथिल एल्कोहल, है ना। तो प्रथम प्रभाज में आपका एसीटोन ये हो जाएगा। उसके बाद जब द्वितीय प्रभाज करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, मेथिल एल्कोहल मिलेगा, है ना। तो यहां से क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला और जो कि लास्ट है। इसके बाद लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि समाप्त हो जाएगी, है ना। तो देखिएगा नंबर 4 क्या कहता है कि द्वितीय प्रभाज में मुख्यतः मेथिल एल्कोहल उपस्थित होता है, यानी सेकंड जो आपका प्रभाज है द्वितीय प्रभाज में आपका मेथिल एल्कोहल उपस्थित होता है, क्योंकि मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है 64, अभी पीछे बताया है। तो मेथिल एल्कोहल की वाष्प बाद में बनेगी, यानी वो गैस के रूप में बाद में उड़ना चालू करेगा, है ना। तो उसके बाद लिखा कि जिसका क्वथनांक 64.7 देखे लिखा है क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद इसका शोधन कैल्शियम क्लोराइड या ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा किया जाता है। तो इसका जो शोधन है वो कैल्शियम क्लोराइड या ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये विधि हो जाती है। अब देखिए अगर बात समीकरणों की जाए तो इसकी समीकरण कोई खास उतना होती नहीं है, इसमें अगर आता है तो ये विधि केवल आपको लिख देनी है, और ज्यादा से ज्यादा आप बनाना चाहें तो डायग्राम जो मैंने आपको भी दिखाया था स्क्रीन पर वो आप उस डायग्राम को उसमें बना सकते हैं। तो ये हो जाती है आपकी विधि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो अगला मेथड है जल गैस द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण, उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड का। तो नेक्स्ट है आपका कि जल गैस द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण, है ना। अब ये जल गैस क्या होती है, तो जल गैस होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, है ना, यानी CO+H2, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो जल गैस कहलाता है। ठीक, तो जल गैस के द्वारा देखिए सबसे पहले क्या है, अब इस विधि में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम एक छोटा सा है, यहां पर उसको समझ लीजिएगा पहले। तो देखिए यहां पर है आपका कोक, कोक का मतलब है कार्बन यानी कोयला, है ना। तो कोक का मतलब आप कोक को कोयला लिख सकते हैं या कार्बन लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए कोयला इसके अंदर भरा हुआ है ना। यहाँ पर इस कक्ष में इस पात्र में कोक का मतलब क्या है कोयला, यहाँ कोयला भरा हुआ है। नीचे देखिए क्या लिखा है भाप, भाप का मतलब क्या है, भाप का मतलब है वाटर वेपर, जलवाष्प यानी वाटर H2O, है ना। तो इसमें देखिए कोयला है कोक, है ना। अब देखिए इसमें जो कोयला भरा हुआ है वो बिल्कुल गर्म कोयला होता है ना, बिल्कुल हीट कोयला होता है, बिल्कुल गर्म कोयला होता है। तो इस गर्म कोयले पर क्या करते हैं कि भाप यानी पानी को प्रवाहित किया जाता है, जलवाष्प को प्रवाहित किया जाता है। तो बहुत ही गर्म कोयले पर, या एक शब्द आपको लिखा हुआ मिलता है कि रक्त तप्त कोयला, है ना। रक्त तप्त का मतलब बहुत गर्म कोयला। तो इस विधि में रक्त तप्त कोयले पर क्या करते हैं, हम जल को प्रवाहित करते हैं, जलवाष्प को प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो यहां से जब इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे ही इस कार्बन की या कोयले पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे वैसे ही आपकी जल गैस बनेगी, है ना। और उस जल गैस की क्रिया यहाँ पर रिएक्शन होगी तो जल गैस बनेगी, और जल गैस की क्रिया यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस ऊपर से आ रही है, ऊपर की ओर से देखिए ऊपर की ओर, है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, शायद मेरे साइड में लिखा, आप ऊपर लिख लीजिएगा हाइड्रोजन गैस। तो ऊपर से हाइड्रोजन गैस में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो ऊपर से हाइड्रोजन गैस आ रही है और इधर से आपकी जल गैस जा रही, तो इधर से जल गैस जा रही, ऊपर से हाइड्रोजन गैस आ रही। तो जल गैस जा रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी आपस में और वहां पर बनेगा मिथिल
एल्कोहल। लेकिन ये क्रिया बहुत हाई टेम्परेचर पर और उच्च वायुमंडलीय दाब पर होती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां बनेगी जल गैस और यहां से जाकर के हाइड्रोजन आएगा, ऊपर से हाइड्रोजन गैस आ रही है, इसकी रिएक्शन होगी। यहां से देखिए एरो लगा हुआ है, इस साइड से सब इस साइड जाएंगे इधर। ये है आपका उत्प्रेरक कक्ष, इसमें जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड और आपका क्रोमियम ऑक्साइड, ये तीनों क्या है, ये तीनों इसमें एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करते हैं अभिक्रिया को जल्दी करवाने का। ठीक, तो ये उत्प्रेरक कक्ष है, यहाँ पर तीनों आएंगे, रिएक्शन फास्ट होगी, उसके बाद यहां से होकर के फिर इधर जाएंगे। ये है आपका संघनित्र। इस कक्ष का क्या नाम है, इसका नाम है संघनित्र। संघनित्र का काम क्या होता है, संघनित्र का काम होता है कि जलवाष्प को या भाप को ठंडा करके द्रव के अंदर बदलना, है ना। किसी भी गैस को ठंडा करके द्रव में कन्वर्ट करने के लिए संघनित्र का उपयोग करते हैं। ठीक, तो यहां से आपकी जो जल गैस होगी और हाइड्रोजन गैस जो मिलेगी, यहां से आपका मेथिल एल्कोहल बनेगा वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, यानी भाप के रूप में बनेगा मेथिल एल्कोहल। देखिए यहाँ पर जल गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन, दोनों की रिएक्शन होगी तो बनेगा मेथिल एल्कोहल। लेकिन मेथिल एल्कोहल किस रूप में होगा, भाप के रूप में, गैस के रूप में, है ना। अब उस गैस के रूप में जो मेथिल एल्कोहल है, इसको ठंडा करने के लिए, भाई हमें द्रव के रूप में चाहिए ना, तो उसको द्रव के रूप में कन्वर्ट करने के लिए संघनित्र में उसे यहां से प्रवाहित करेंगे। इधर से आएगा, इधर से यहां इसमें आएगा। संघनित्र के द्वारा देखिए जल क्या है, अंदर की ओर यहां जा रहा और यहां से बाहर की ओर। ठीक, उसके बाद यहां से होते हुए आपका जो मेथिल एल्कोहल वो द्रव के रूप में नीचे वाले पात्र में यहां पर एकत्रित हो जाएगा। तो इसको यानी गैस के रूप में जो मेथिल एल्कोहल होता है, इसको द्रव के रूप में बदलने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर ये संघनित्र करता है। संघनित्र का काम ही यही होता है कि गैस को ठंडा करके लिक्विड के रूप में बदलने का काम ये करता है। तो इस प्रकार से जो आपका मेथिल एल्कोहल है वो आपका लिक्विड के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये डायग्राम हो जाता है आपके जल गैस द्वारा मेथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि का, है ना। अब इसकी थ्योरी में आपको लिखना क्या होगा, तो मैंने जो बताया है वही आपको लिखना है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होती है ना। कि जब रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प को या जल को प्रवाहित किया जाता है तो वहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन होने की जल गैस बनती है, जिसकी क्रिया हाइड्रोजन से होने पर मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है ना। इस विधि में जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड और Cr2O3 ये सब क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, है ना। फिर संघनित्र द्वारा गैस के रूप में प्राप्त मेथिल एल्कोहल को द्रव के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। बस इतना ही मेथड आपको लिखना है, लिखने की इसमें बहुत कहानी नहीं होती है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें क्या लिखना मैं उसको बता देता हूं और समीकरण क्या होगी उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब इसकी रिएक्शंस को मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने क्या बताया, कोक, कोक का मतलब कार्बन, वाष्प, भाप, भाप का मतलब क्या है, जल। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया C+H2O। ये क्या है, इसको आप कोक कह सकते हैं या रक्त तप्त कोक। इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि रक्त तप्त कोक, रक्त तप्त कोक हो जाएगा। ये जल है, ये रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा ना CO+H2, इसको कहते हैं, है ना। तो ये आपका कहलाएगा जल गैस, यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो आपका कहलाएगा जल गैस। ये हो जाएगा। अब इस जल गैस की रिएक्शन देखिए, यहाँ पर कौन आ रहा, हाइड्रोजन आ रही, हाइड्रोजन से हो जाएगी किन की उपस्थिति में, जिंक, Cu, Cr2O3, इन सभी की उपस्थिति में 200 वायुमंडल दाब, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना, हो जाएगी रिएक्शन और आपको मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं इस साइड में मैं रिएक्शन, इसके बाद की रिएक्शन इधर लिख देता हूं इस साइड में। तो यहां पर Cu+H2, इनकी रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ। तो कौन कौन है यहां पर, तो ZnO है, CuO है, Cr2O3, तीनों ये लिख दिया। 200 वायुमंडल दाब, 200 ATM, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, 200 वायुमंडल दाब और ताप कितना रहेगा, तो 400
450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बनेगा क्या आपका, तो मेथिल एल्कोहल, है ना। ये आपका मैंने लिख दिया मेथिल एल्कोहल। तो पहले आपको ये समीकरण लिखनी है, उसके बाद ये वाली समीकरण इसी के नीचे लिख देना है। यहाँ देखिए जल गैस है, ये क्या है आपको, है ना, ये जल गैस है, जल गैस की क्रिया हाइड्रोजन से होगी इन सभी की उपस्थिति में, तो हमारा क्या है, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगी इसकी समीकरण, इसका डायग्राम और इसकी थ्योरी। थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखना, जो इसमें बना है, जो मैंने बताया वही आपको लिख देना है ना। कि जब रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, है ना, तो क्या होता है, जल गैस का निर्माण होता है। रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प यानी जल प्रवाहित करेंगे, भाप, तो जल गैस का निर्माण होगा। फिर इस जल गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ जिंक ऑक्साइड CuO Cr2O3 की उपस्थिति में 200 वायुमंडल दाब 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया होती है, जिससे आपका क्या होता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका जल गैस द्वारा मेथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं मेथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणों का। देखिए रासायनिक गुण कुछ जरूर, आप कम से कम 4-5 रासायनिक गुण जरूर इसके पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है तो वहां पर आपसे कम से कम 4 रासायनिक गुण आपसे कहा जा सकता है लिखने के लिए। ठीक, तो नंबर फर्स्ट देखिएगा, रासायनिक गुण में है सोडियम से क्रिया या सोडियम धातु से क्रिया। तो मेथिल एल्कोहल की जब सोडियम धातु से क्रिया होगी तो वहां पर जो है आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, है ना, और यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड बन जाता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया CH3OH, और ये सोडियम से रिएक्शन नहीं इसका, तो यहाँ से H हट जाएगा और ये Na यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हीट करते हैं इसको, तो CH3ONA ये बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो ½ H2 के रूप में निकल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सोडियम के साथ सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा, है ना। सोडियम से क्रिया होने के बाद सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। चलिए सेकंड देखते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण किसे कहते हैं, ये काफी एग्जाम में आपके आते रहती है, अक्सर पूछी जाती है एस्टरीकरण। तो जब किसी एल्कोहल की अभिक्रिया किसी एसिड के साथ होती है तो वहां पर एस्टर का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, है ना। चलिए लिख देते हैं रिएक्शन को, तो यहां पर ले लेते हैं CH3 है ना, तो यहां से निकलेगा आपका OH और यहां से निकलेगा H। ये बन जाएगा आपका CH3COO, ये बन जाएगा आपका मेथिल एसीटेट। देखिए बनेगा COO, यहां से H2 बाहर निकलेगा, तो बाहर निकाल दीजिए H2O, ये है आपका मेथिल एसीटेट, है ना। यहां से H, यहां से OH, यानी ये एसिटिक अम्ल है, क्या है आपका, तो ये है एसिटिक अम्ल। ये मेथिल एल्कोहल को पलट कर लिख दिया है CH3OH है तो मेथिल एल्कोहल, यहां से H, यहां से OH, H2 बाहर निकल जाएगा, मेथिल एसीटेट। ये क्या है, एस्टर है, इसीलिए इसको कहा जाता है एस्टरीकरण, है ना। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया, अब देखिए PCl3 से क्रिया तो मेथिल क्लोराइड बनेगा, है ना, आर्थो फास्फोरस अम्ल बनेगा H3PO3। चलिए लिख देते हैं इसको, तो 3CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल के 3 मोल ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे PCl3 ये ले लेंगे, तो यहां पर जो बनेगा आपका वो मेथिल क्लोराइड बनेगा और आर्थो फास्फोरस अम्ल H3PO3 बनेगा। ठीक, चलिए लिख देते हैं, तो 3CH3Cl और H3PO3 ये बन जाएगा प्रोडक्ट, इसमें मेथिल क्लोराइड बनेगा, आर्थो फास्फोरस अम्ल बनेगा। अगला है PCl5 से क्रिया। PCl5 से
क्रिया। देखिए PCl5 से आसान रिएक्शन है, करवा देते हैं यहाँ पर। देखिए CH3O, ये मेथिल एल्कोहल हो गया आपका PCl5। तो यहां से देखिएगा ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां Cl लगा देंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, इधर Cl लगा देंगे, तो HCl एक प्रोडक्ट ये बनेगा, CH3Cl एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और बीच में देखिए कितने Cl, 2 Cl खर्चा, PCl3 बचेगा, तो बीच में लगा देंगे PCl3। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, CH3Cl POCl3, POCl3 ये बनेगा, H और Cl ये बनेगा, तो PCl5 से रिएक्शन होगी, इस तरीके से अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा, है ना। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए, याद हो जाए, इसलिए ये बॉन्ड वगैरह तोड़ करके दिखाया जाता है। एग्जाम में आपको सीधे रिएक्शन लिखना है ना, लेकिन तैयार करने का तरीका, समझ में आने का तरीका, ताकि आसानी से तैयार हो जाए, इसलिए ये कर दिया जाता है। तो चलिए लिख देते CH3Cl POCl3 और बनेगा HCl, ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाएगी PCl5 से रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो अगली रिएक्शंस हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ऑक्सीकरण एल्कोहल का करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है ना, लेकिन ये जो ऑक्सीकरण होता है एल्कोहल का, ये रुकता नहीं है। ऑक्सीकरण करवाने के बाद ये फिर से आगे कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों में, है ना। तो ऑक्सीकरण की कई स्थितियां अलग अलग होती है, उसमें से एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं। प्लेटिनम की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर CH3OH प्लस हाफ O2, PT है और टेम्परेचर रहेगा आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा HCHO और बनेगा आपका वाटर H2। तो ऑक्सीकरण में ये रिएक्शन आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अगली रिएक्शन देखिएगा, सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया, सैलिसिलिक, ये देखिए सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया। सैलिसिलिक अम्ल से क्या होगा, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी एक अम्ल से रिएक्शन है ना। तो यहां पर क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है मेथिल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, है ना। मेंथा ऑयल की जैसी उसकी गंध होती है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं सैलिसिलिक अम्ल। पहले मैं सैलिसिलिक अम्ल आपको बता देता हूं क्या होता है। ये आपका होता है सैलिसिलिक अम्ल, ये है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। और यहां लेते हैं मेथिल एल्कोहल। ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से आपका OH, यहां से H2O यहां भी निकल जाएगा, बनेगा आपका मेथिल सैलिसिलेट। H2O बाहर, ये बना है आपका मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट बन जाएगा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, यानी मेंथा ऑयल की जैसी इसकी गंध होती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो क्या होता है जब के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल से होती है, तो मेथिल सैलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन प्राप्त होता है। यह कैसे प्राप्त करोगे, मेथिल एल्कोहल से ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन या मेथिल सैलिसिलेट, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके हो जाते हैं मेथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसके उपयोग आपको बता देता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं मेथिल एल्कोहल के यूजेस के विषय में, यानी उपयोग। देखिएगा उपयोग यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में, अभी ऑक्सीकरण करवाया है, फॉर्मेल्डिहाइड पीछे बना हुआ था। उसके बाद ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाने में मेथिल सैलिसिलेट सैलिसिलिक अम्ल से रिएक्शन करवा करके अभी बनाया है, तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाने में अभी बनाया पीछे। कार्बनिक विलायक के रूप में, तो कार्बनिक विलायक के रूप में
इसका उपयोग होता है मिथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। अब ये मिथिलीकृत स्पिरिट क्या होती है? देखिए मिथिलीकृत स्पिरिट वो होती है, देखिए एथिल एल्कोहल जो आपका होता है वो विषैला नहीं होता है, वो पीने के काम में आता है, और ये विषैला होता है इसलिए इसको पिया नहीं जाता है। तो मेथिल एल्कोहल में जो एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल में उसका दुरुपयोग रोकने के लिए मेथिल एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है ना, जिसके वजह से एथिल एल्कोहल का दुरुपयोग ना हो, है ना। मेथिल एल्कोहल मिले हुए इसी विलयन को क्या कहते हैं? मिथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। यानी एथिल एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल के विलयन को मिथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। ठीक, उसके बाद मेथिल एसीटेट बनाने में, अभी देखा आपने पीछे स्थिरीकरण क्रिया करवाई थी, मेथिल एसीटेट बना था, है ना। तो ये हो जाती है आपकी एल्कोहल के निर्माण की विधियां, उनके रासायनिक गुण और उपयोग, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।